हे दोस्तों, ईयर 2000 से लेके ईयर 2018 तक बिल गेट्स इन 19 सालों में से 13 साल तक वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट इंसान रहे हैं और बाकी बचे सालों में भी वो हमेशा टॉप 3 रिचेस्ट मैन में ही रहे हैं। अब बिल गेट्स, जिन्हें आप वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंसान बोल सकते हो 21st सेंचुरी के, उनकी जो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक है उसका नाम है बिजनेस एडवेंचर, जो उन्हें वॉरेन बफेट ने गिफ्ट करी थी। इस बुक में 12 काफी इंटरेस्टिंग और विजडम से भरे केस स्टडी शेयर करी है ऑथर ने, जो मेरे हिसाब से हर बिजनेस में इंटरेस्टेड इंसान को सीखनी ही चाहिए। जॉर्ज संटाया का कोट है कि दोज हु डोंट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। मतलब जो हिस्ट्री को समझते नहीं वही लोग होते हैं जो एक ही गलती बार बार करते हैं बिना दूसरों से सीखे। और क्योंकि बिल गेट्स ऐसे इंसान नहीं बनना चाहते थे और क्योंकि वो हिस्ट्री पढ़ने की इंपॉर्टेंस को समझते थे, एटलीस्ट बिजनेस लाइन में, इसीलिए ही उनकी ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक है। इसीलिए जरूरी है कि हम भी हिस्ट्री को समझे और बिल गेट्स की तरह अपनी पिछली सेंचुरी में जो बिजनेस में सबसे बड़ी बड़ी बातें हुई है उससे सीखे और खुद भी सक्सेसफुल हो। हिंस आज मैं आपके साथ इसी अमेजिंग बुक की 12 केस स्टडीज में से 5 केस स्टडीज शॉर्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, फॉलिंग स्काई। मई 28, 1964 की स्टार्ट से लेकर लगातार 3 दिन तक स्टॉक मार्केट ने एक बिजार फ्लैश क्रैश एक्सपीरियंस किया, जहां मार्केट को टोटल $20 बिलियन का लॉस देखने मिला। और ये स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में हुई इतनी बड़ी चीज की शुरुआत काफी छोटी सी चीज से हुई थी। एक्चुअली में हुआ ये कि ट्रेडिंग ऑफिस मैनुअली स्टॉक प्राइस को अपडेट कर रही थी, लेकिन मैनुअली करने की वजह से वो अपडेट करने में 45 मिनट्स का डिले आ गया था। सो जैसे ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने रियलाइज किया कि स्टॉक प्राइस में कोई अपडेट नहीं आ रहा है, तो उन्होंने अज्यूम करा कि प्राइस गिरने लगे होंगे, इसीलिए ही वो अपडेट नहीं कर रहे। और बस ये अज्यूम करते हुए उन्होंने अपने शेयर्स बेचना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही बड़े इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स बेचना स्टार्ट करा तो प्राइस फिर सच में गिरने लगे, जिसे देखते हुए छोटे इन्वेस्टर्स ने और ऑलमोस्ट सभी लोगों ने अपने शेयर्स बेचना स्टार्ट कर दिया, जिससे एक चेन रिएक्शन चालू हो गया और टोटल 3 दिन में मार्केट ने 20 बिलियंस का लॉस देखा। अब दूसरी तरफ, क्योंकि सभी को ये कॉमन नॉलेज थी कि डाउ जोन इंडेक्स कभी 500 पॉइंट से नीचे नहीं जा सकता है, इसलिए जैसे ही इंडेक्स 500 पॉइंट्स के नजदीक आया तो लोगों ने पागलों की तरह स्टॉक्स को वापस खरीदना स्टार्ट कर दिया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि एक बाइंग पैनिक स्टार्ट हो गई और जो लॉस मार्केट ने 3 दिन में देखे थे वो अगेन बस 1 दिन में रिकवर हो गए। अब ये पूरा इंसिडेंट हमें ये बात सिखाता है कि हम ह्यूमंस कई बार हमारे स्टूपिड डर की वजह से कई बड़े बड़े गलत डिसीजंस लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये अज्यूम करते हुए कि सब कुछ बहुत ज्यादा बुरा है विदाउट नोइंग द ट्रू फैक्ट्स। वेल, ये डर पहले के टाइम पे हमारे सर्वाइवल के लिए तो जरूरी था, बट आज इतना नहीं है। इसलिए फर्स्ट लेसन ये है कि बिना प्रॉपर फैक्ट्स पता करे कभी मत डरो। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग की समरी में भी मैंने बताया था कि 97% टाइम हम जिन छोटी बड़ी चीजों की फिक्र करते हैं वो या तो कभी रियलिटी में होती ही नहीं है, और होती भी है तो इतने ग्रेट लेवल पे नहीं होती जितने पे हम अज्यूम करके डरते हैं। नंबर 2, फोर्ड एडसेल। 1950s में एडसेल को फोर्ड्स एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट बनाना चाहता था, जिससे उन्हें बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि इसके पीछे उन्होंने बहुत रिसर्च, टाइम और $350 मिलियन लगा दिए थे। बट रियलिटी में जब वो कार लॉन्च हुई तब उसे लोगों ने वन ऑफ द मोस्ट अगलीस्ट कार बोला और वो कार फ्लॉप हो गई। ये अपने टाइम की सबसे बड़े प्रोडक्ट फेलियर्स में से एक था, और ये फेलियर 3 रीजंस की वजह से हुए थे। नंबर 1 रीजन ये था कि 1955 में अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ रही थी, लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे बचने लगे थे जिसे वो अपने कंफर्ट के लिए खर्च कर सकते थे, इसलिए तब लोग मीडियम रेंज की कार्स में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। और यही देखकर फोर्ड ने डिसीजन लिया कि वो एडसेल लॉन्च करेंगे। लेकिन 1958 तक, मतलब बस 3 साल में, सब कुछ एकदम बदल चुका था। मार्केट इतना अच्छा नहीं चल रही थी और लोगों को मीडियम रेंज कार्स के बजाय चीपर रेंज की छोटी कार्स खरीद रहे थे। नंबर 2, मार्केट में इस कार को लेके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो गई थी, इनफैक्ट इतनी कि वो ऑलमोस्ट अनरियलिस्टिक हो गई थी, जिसकी वजह से जब फाइनल प्रोडक्ट लोगों के सामने आया तब लोगों को वो जरा भी पसंद नहीं आया। नंबर 3, वो कार एक्चुअल में क्वालिटी वाइज इतनी ग्रेट नहीं थी, उसके ब्रेक्स और एक्सेलरेशन में प्रॉब्लम थी। मतलब फोर्ड ने रिसर्च पे तो काफी खर्च करा, बट एक्चुअल में वो प्रोडक्ट क्वालिटी पे ही खर्च करना भूल गए। सो इन रीजंस और इस स्टोरी से जो 3 बात हमें सीखनी चाहिए वो ये है कि फर्स्ट, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हर वो चीज वैसे ही होगी जैसा हम चाहेंगे, आज जो है कल भी वही सेम होगा, तो ऐसा नहीं है। और इसीलिए ही अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा एक बड़ी चीज रहेगी मार्केट में, जो सेम टाइप की चीज से लड़ना हमें लीन स्टार्टअप बुक सिखाती है। सेकंड, हमें हमारे एक्सपेक्टेशंस को हमेशा चेक में रखना चाहिए, कभी हद से ज्यादा अच्छा या हद से ज्यादा बुरा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए और रियलिस्टिक भी होना चाहिए। थर्ड, हमें रिसर्च से ज्यादा एफर्ट्स प्रोडक्ट क्वालिटी पे देना चाहिए, जो अगेन कई बिजनेस बुक सिखाती है। थर्ड केस, पिगली विगली। पिगली विगली एक यूएस सुपरमार्केट कंपनी थी जिसने 1917 में सबसे पहले सेल्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट मार्केट में लाया था और उसे पेटेंट भी कराया था। इनफैक्ट वो फर्स्ट सुपरमार्केट थी जिसने शॉपिंग कार्ट्स,
प्राइस टैग्स लगाए थे हर आइटम्स पे और चेकआउट स्टैंड्स लगवाए थे। अब 1920 तक पिगली विगली बहुत फास्ट ग्रो कर रहा था पूरे यूएस में, लेकिन बस कुछ फ्रेंचाइजेस थे जो न्यूयॉर्क में फेल हो रहे थे। अब ये फेलियर्स को देखकर वॉल स्ट्रीट के कुछ इन्वेस्टर्स ने इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहा, एक बेयर रेट क्रिएट करके। बेयर रेट उसे बोलते हैं जब इन्वेस्टर्स किसी गिरते हुए स्टॉक प्राइस में इन्वेस्ट करके पैसे कमाता है, ये ट्राई करते हुए कि कैसे भी उस कंपनी के स्टॉक प्राइस और ज्यादा गिरने लग जाए। और ये करने के लिए ही उन्होंने क्लेम करा कि पूरी पिगली विगली फेल हो रही है बिकॉज न्यूयॉर्क में कुछ फ्रेंचाइज काम नहीं कर रहे, जो कि सच नहीं था। अब ये चीज देखने के बाद पिगली विगली के जो ओनर थे क्लैरेंस सॉन्डर्स, उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो इन्वेस्टर्स को सबक सिखाएंगे, इसीलिए फिर उन्होंने अपनी कंपनी के 98% शेयर्स खुद ही खरीद लिए, जिससे कि उनकी स्टॉक प्राइस जो पहले $39 की थी वो सीधा चढ़कर $124 की हो गई, जिससे उन बेयर रेडर्स को बड़े लॉसेस देखने मिले और उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसा क्लैरेंस को बस लगा, बट एक्चुअल में हुआ ये कि उन इन्वेस्टर्स ने एनवाईएसई को कन्विंस कर लिया कि वो उन्हें कुछ एक्सटेंशंस दे उनके पेमेंट्स देने के लिए। जबकि दूसरी तरफ इतना खर्च करने की वजह से सॉन्डर्स खुद एक बहुत बड़े लोन में फंस गए। सॉन्डर्स को काफी ज्यादा लॉस हुआ, जिसके बाद उन्होंने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी। उनकी कंपनी पिगली विगली आज एक अननोन फ्रेंचाइज है जिसे शायद ही कोई जानता है। जबकि अगर उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करा होता या अगर उनकी इन्फ्लुएंस स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में ज्यादा होती तो माना जाता है कि आज पिगली विगली वॉलमार्ट की साइज की होती। इसीलिए लेसन थर्ड, लड़ना स्पेशली बदला लेने के लिए कई बार आपको बर्बाद कर सकता है, हेंस उसका अवॉइड करना हमारे लिए अच्छा है। या फिर इतने इन्फ्लुएंसिंग और पावरफुल इंसान बनो कि आपसे कोई लड़ने की सोचे भी ना। फोर्थ केस, ज़ेरॉक्स रोलर कोस्टर। ज़ेरॉक्स की स्टोरी को हम 3 स्टेज में देख सकते हैं। फर्स्ट, जब वो डेवलप और लॉन्च हुआ। पहले एक टाइम था जब फोटोकॉपी निकलवाने के लिए लोगों को मिमियोग्राफी नाम की मशीन यूज करना पड़ता था, जो करना ना तो इजी था ना सस्ता। लोगों को इसके लिए एक स्पेशल टाइप का बड़ा पेपर यूज करना पड़ता था और हीट सेंसिटिव पेपर्स यूज करने पड़ते थे फोटोकॉपी निकालने के लिए। और इतना ही नहीं, उस मशीन से निकले पेपर्स गीले होते थे। जबकि फिर 1938 में ज़ीरोग्राफी नाम के एक प्रोसेस में चेस्टर कार्लसन और उनके असिस्टेंट ने एक स्टैंडर्ड ऑफिस पेपर पे फोटोकॉपी निकाल के दिखा दी। इसके बाद उसी टेक्नोलॉजी को अराउंड $75 मिलियन, 13 साल का टाइम और एक इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को और अच्छे से डेवलप किया। और ये सारी चीजों के बाद जब 1958 में ज़ेरॉक्स कंपनी के साथ मिलके उन्होंने अपना ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, तब भी ज्यादातर लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि वो प्रोडक्ट काम भी करेगा। इनफैक्ट ज़ेरॉक्स के फाउंडर्स ने खुद अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को उस कंपनी के शेयर्स खरीदने से मना कर दिया था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको शॉक में डाल दिया। ज़ेरॉक्स कंपनी ने बस 6 साल में अपनी रेवेन्यू को $500 मिलियन तक पहुंचा दिया था, क्योंकि हर साल पूरी अमेरिका के हजारों ऑफिसेज में लोग बिलियंस ऑफ कॉपी निकाल रहे थे ज़ेरॉक्स मशीन का यूज करके, जिसकी वजह से ज़ेरॉक्स अमेरिका की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में से एक बन गई। नाउ ये तो था फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज वो था जब ज़ेरॉक्स ने अपनी सक्सेस को मेंटेन रखा और कई डोनेशंस किए। एग्जाम्पल, जिस यूनिवर्सिटी ने उनकी हेल्प करी थी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, उसके वो सेकंड लार्जेस्ट डोनेशन देने वाले बने। और यूएन को भी सपोर्ट करने के लिए उन्होंने 4 मिलियन का कैंपेन चलाया। नाउ इसके बाद थर्ड स्टेज वो था जब ज़ेरॉक्स की सक्सेस कम होने लगी। एक्चुअली में हुआ ये कि 1965 के बाद से कई अच्छे कॉम्पिटिटर्स ने सेम टाइप की चीज करना स्टार्ट कर दी, वो भी उनसे सस्ते में। और ज़ेरॉक्स कुछ न्यू और अलग नहीं कर पा रही थी, जिसे लोग बस उनके पास टिके रहे। अब ये तीनों स्टेजेस से जो लेसन आप सीख सकते हो ये है कि ये याद रखो कि आपकी लाइफ और बिजनेस जर्नी भी रोलर कोस्टर की तरह ही होगी, जहां काफी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। बट अगर आप मेहनत से टाइम देके कुछ यूजफुल टेक्नोलॉजी बनाओगे तो पक्का आप सक्सेसफुल भी बनोगे और दुनिया आपको याद भी रखेगी। एग्जाम्पल, आज भी आप देखोगे तो कई जगह लोग फोटोकॉपी निकालने को ज़ेरॉक्स ही बोलते हैं। नंबर 5, टैक्स सिस्टम। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इंसान में से एक है, लेकिन वो बोलते हैं कि उनका टैक्स रेट उनकी सेक्रेटरी से भी कम है। मतलब उनकी सेक्रेटरी जो उनसे बहुत बहुत कम पैसे कमाती है, वो अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा टैक्स में भरती है कंपेयर टू वॉरेन बफेट। वेल, यही सच्चाई है टैक्स सिस्टम की। देखो, अमेरिका के एग्जाम्पल से समझे तो वहां 1913 में गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स लेना स्टार्ट करा बिकॉज उन्हें पैसों की कमी महसूस हो रही थी। और ये स्टार्ट करते टाइम उनका एम ये था कि वो उनकी कंट्री के अमीर लोगों से ही पैसे लेंगे, वो भी थोड़े थोड़े। बट तब से आज में काफी डिफरेंस आ गया है, क्योंकि टैक्स रेट धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। बिकॉज पैसे की भूख आपको पता ही होगा कैसी होती है हर जगह। प्लस जहां एक टाइम पे अमीर लोग टारगेट थे, वहीं अब टैक्स का मेन टारगेट मिडिल क्लास लोग बन गए हैं, क्योंकि रिच लोग स्मार्ट निकले। उन्होंने टैक्स सिस्टम में काफी लूपहोल्स निकाल लिए अपने पैसे बचाने के लिए, जबकि मिडिल क्लास बस मेहनत करता है अपनी इनकम का एक बड़ा सा हिस्सा गवर्नमेंट को देते हुए। ये क्रूअल सिस्टम बन चुका है जिसमें मोस्टली मिडिल क्लास लोग ही पिस रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन 2 चीज हो सकता है। पहला, टैक्स सिस्टम को बदला जाए कोई बेटर सिस्टम डेवलप या अडॉप्ट करके, जो सच में एक बहुत बड़ी और मुश्किल चीज है। जबकि दूसरा लेसन ये है कि
हम खुद रिच लोगों की तरह सोचना स्टार्ट करें और सिस्टम के लूपहोल्स का फायदा उठाते हुए बिजनेस करें। और वो कैसे किया जा सकता है, ये रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में अच्छे से बताया है। अगर आपको रिच डैड पुअर डैड या बिजनेस एडवेंचर, मतलब जिस बुक की बातें मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इन दोनों बुक्स की फ्री ऑडियो बुक्स चाहिए तो वो आप seekn.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेजॉन कंपनी है जो 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है और उसके बाद वो आपको चार्ज करती है। अभी के लिए इतना ही। शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जिन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट है। लाइक करें अगर आपको ये बातें पसंद आई, कमेंट करके कुछ पॉजिटिव बातें बताएं, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही बुक समरीज हर संडे को डालता हूं। और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरे वीडियो सबसे पहले देखो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।